हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या फिर आपकी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो। जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इन्वायरमेंट के अंदर में आता है बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी का एक चैप्टर कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी की हम परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा में इसका सारा अर्थ छुपा हुआ है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जो विषमता पाई जाती है, उनमें आपस में जो विभिन्नता पाई जाती है, और पारिस्थितिक जो जैव विविधता है टोटल मिला के, उसको ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से आशय जीवों के उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु दोनों ही सम्मिलित हैं। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है, जैव विविधता को उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। सृष्टि में लंबे समय तक चलने वाले विकास की जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप जैव विविधता जो है सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। अब हमने जैव विविधता की परिभाषा देख ली, जैव विविधता क्या होती है देख ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जैव विविधता जो है उसका महत्व क्या है। भाई, जैव विविधता का जहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्व है, वहीं मनुष्यों के लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, यहाँ तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, और पारिस्थितिक संतुलन को जो ये बनाए रखने के लिए है, अपने आप को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैव विविधता जितनी अधिक होती है तो आपका अपना जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो उतना ही बेहतर, उतना ही मजबूत होगा। यह कहना भी उचित होगा कि मानव का अस्तित्व जो है, अगर मानव का अस्तित्व है तो वह सिर्फ जैव विविधता पर ही निर्भर है। अगर जैव विविधता अस्थिर हो जाती है तो मानव का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। हम देखें, हमारे जीवन में आहार से लेके, फूड से लेके मेडिसिन्स, आहार से लेके औषधि तक सब कुछ जैव विविधता पर निर्भर है। जैव विविधता के बिना पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। दोस्तों, अब जैव विविधता के प्रकार देख लेते हैं। तो जैव विविधता जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है अनुवांशीय जैव विविधता, दूसरी होती है प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरी होती है पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है अपन देखते हैं, अनुवांशिक जैव विविधता। भाई, अनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है? प्रत्येक जीव की पहचान उसके अनुवांशिक संरचना के आधार पर होती है। यह संरचना जीव की विशिष्टता को बताती है। एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में यह विभिन्नता हो सकती है। अनुवांशिकी के आधार पर विभिन्न जीवों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम देखते हैं, अब अपन इंसान है, इंसान जो है एक ही प्रजाति का हो गया, भाई मानव प्रजाति है। अब कोई इंसान गोरा है, कोई इंसान काला है, कोई बौना है, कोई लंबा है, किसी का शरीर का संगठन दूसरे तरह का है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो ये जो वेरिएशन पाया जाता है एक ही प्रजाति में, इसको बोलेंगे अनुवांशिक रूप से जो है अलग हैं। प्रजाति तो सेम है, लेकिन उनका जो संगठन है, वो उनका जो कंपोजिशन है वो जेनेटिकली डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। इसका दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, प्रजाति जैव विविधता। तो इस प्रकार की जो जैव विविधता है, एक विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार प्रजातियों के जीवों के मध्य पाई जाती है। ऐसी विविधता ज्ञात करने के लिए उस स्थान पर उपस्थित सभी प्रजातियों की संख्या की गिनती कर ली जाती है। अब इसको हम समझते हैं, एक विशिष्ट स्थान, मान लीजिए अपन एक प्रॉपर एक कोई स्थान ले लेते हैं, उसके ऊपर अपन देख लेते हैं कि टोटल जो हैं कितनी स्पीसीज़ हैं। जैसे ह्यूमन स्पीसीज़ हो गया और किसी एनिमल की कोई स्पीसीज़ हो गया, तो टोटल कितनी स्पीसीज़ हैं वो पूरा मिला के होता है ये जाति रूप पे, कि भाई कितनी कितनी स्पीसीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल। एक पर्टिकुलर जो स्पेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे कितनी स्पीसीज़ उसकी अवेलेबल हैं, कितनी स्पीसीज़ हैं इसको। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरे जो नंबर की है, पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अंगों में उपस्थित जीवों में पाई जाती है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो विभिन्न जो भाग हैं उसकी जैव विविधता जो है अलग अलग होगा। जैसे हम एक पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में एक पारिस्थितिक पिरामिड की बात करते हैं, कि जिसमें एक फूड चेन है, मान लो ग्रास से लेके और ऊपर प्रेडेटर तक है। हम जैव विविधता के मानचित्रीकरण के बारे में देखते हैं। तो जो जैव विविधता है, वहाँ पे जितने भी जीव हैं उनका आपसी संबंध कैसा है, जैव विविधता का जो प्रसार है वो कैसा है, इसका अध्ययन करने के लिए हम जो देखते हैं जैव विविधता का मानचित्रीकरण। ये जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा विविधता, फिर होता है बीटा विविधता, और तीसरा होता है गामा विविधता। अब सबसे पहला हम देख लेते हैं अल्फा विविधता।
अल्फा विविधता में क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए अपना एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं, उसके अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, कितनी प्रजातियों की संख्या पाई जाएगी अधिकतम, उसको बोलते हैं अल्फा जैव विविधता। अब आ जाते हैं बीटा जैव विविधता की तरफ। बीटा जैव विविधता जो है, एक निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के, एक निश्चित क्षेत्र में, ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ी सी लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति की जो अधिकतम संख्या पाई जाती है जीवों की, उसको बोलते हैं बीटा जैव विविधता। तो अल्फा और बीटा में दोनों में डिफरेंस ये है कि अल्फा जैव विविधता में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की जो टोटल प्रजाति हैं उनकी उनकी जो अधिकतम संख्या है उसको बोलते हैं अल्फा जैव विविधता। और बीटा जैव विविधता में जो है एक प्रजाति जो है उसके अधिकतम जीवों की संख्या को बोलते हैं बीटा विविधता। और तीसरा जो होता है गामा विविधता। तो गामा विविधता में क्या है, जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जितने भी प्रजातियां हैं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है इसमें, कि भाई दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेटेड हैं, ये जो प्रजातियां हैं वो आपस में किस प्रकार से रिलेटेड हैं, इसका जो है स्टडी किया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा शब्द है तप्त स्थल, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो आखिर ये तप्त स्थल होता क्या है? तो दोस्तों तप्त स्थल का मतलब है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में है। कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो जैव विविधता है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। 0.5% से लेके जो 1500 प्रजातियाँ हैं, अगर परसेंट में देखें तो 0.5% और नंबर में देखें तो 1500 या उससे अधिक प्रजाति स्थानीय होती हैं। मतलब 0.5% या 1500 प्रजाति मान लीजिए एक ही स्थान की है, लेकिन आवास या किसी और चीज़ के संकट के कारण अपनी 70% से ज़्यादा आबादी खो चुकी है। मतलब स्थानीय तो है और उनमें बायोडाइवर्सिटी भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ करंट सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि जिनके कारण से वो अपनी 70% या उससे अधिक आबादी खो चुकी हैं। ज़्यादा अगर 70% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन अगर और कम हुई, मान लो 30% बची है, और कम हुई तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगी। तो ऐसे जो स्थान होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन आवास या और किसी चीज़ के कारण जो है प्रजातियाँ जो है कुछ संकट वाली स्थिति में आ जाती हैं, संकटग्रस्त स्थिति में आ जाती हैं, वो जो स्थान होते हैं उनको हॉट स्पॉट बोला जाता है। भारत में अगर हम हॉट स्पॉट जोन की बात करें तो पहले में आता है हमारा हिमालयन क्षेत्र, दूसरे नंबर पे आता है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरे नंबर पे पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, तथा चौथा जो है सुंडालैंड का क्षेत्र आता है। भारतीय जैव विविधता एवं उसका भौगोलिक वर्गीकरण। तो भारत जो देखें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल राष्ट्र है, और क्लाइमेटिक जो है, जलवायु जो है, मान लो जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि एरिया नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत बड़ा एरिया है। और इतना बड़ा एरिया होने के कारण जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें डिफरेंस है। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंस होने के कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इनमें, जैव विविधता। और विश्व में जितनी भी जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं, मुख्यतः 12 दशाएं, वो पूरी की पूरी भारत में पाई जाती हैं। इसलिए जो है जैव विविधता की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसे 4 जोन्स में बांटा गया है। सबसे देखते हैं, पहला जो है मलायन जैव विविधता क्षेत्र है, दूसरा है इथोपियन जैव विविधता क्षेत्र, तीसरा है यूरोपियन जैव विविधता वाले क्षेत्र, और चौथा है भारतीय या प्रायद्वीपीय जैव विविधता वाले क्षेत्र। सबसे पहला वाला देख लेते हैं, मलायन जैव विविधता वाले क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, अर्थात समस्त उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे पश्चिमी घाट तथा समस्त हिमालयन क्षेत्र हो गए। यहाँ वन सघन है तथा भूमि जो है दलदली होती है, इसलिए क्या है, कम भार वाले जीव होते हैं ना, जैसे सर्प हो गए, उड़न गिलहरी हो गए, गिब्बन गोरिल्ला हो गया, छोटी पूंछ वाले बंदर हो गए, मतलब बर्ड्स और रेप्टाइल जो है वो आदि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे। सेकेंड नंबर वाले को देख लेते हैं, इथोपियन जैव विविधता वाले क्षेत्र। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। भारत में यह जो क्षेत्र है ये राजस्थान से लेकर कच्छ से लेकर रण तक फैला हुआ है। यहाँ कम पानी में पाए जाने वाले जीव ऊँट, छिपकली, मरुस्थलीय बिल्ली, गोडावन पक्षी, और पौधों में बोले तो मुख्यतः कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, बबूल पाए जाते हैं। थर्ड नंबर वाला है यूरोपियन जैव विविधता वाले क्षेत्र। चलिए इसको देख लेते हैं।
समस्त जो बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है, जैसे उत्तरी हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है हिम तेंदुआ, बर्फीले भालू, और अगर वृक्ष की बात करें तो हम जो नुकीले वाले वृक्ष होते हैं, जैसे आपका चीड़ हो गया, देवदार हो गया, लीचेन हो गया, भोजपत्र, ये सब इसमें आते हैं इस श्रेणी में, यूरोपियन जैव विविधता। अब हम देख लेते हैं भारतीय या प्रायद्वीपीय जैव विविधता वाले क्षेत्र, जो एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसको देखते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत दक्षिण भारत वाले और जो ऊपर वाले पॉइंट से जो भाग बच गए हैं वो वाले भाग आते हैं। और यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी होने के कारण विरल वन पाए जाते हैं, ज़्यादा डेंस नहीं होते यहाँ के जो पेड़ हैं वो, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम। और व्यावसायिक महत्व की जो वनस्पति हैं ये वो सब यहाँ पे पाई जाती हैं। और जीव में जैसे बात करें हम, शेर हो गया, हाथी हो गया, गाय बैल इत्यादि, ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। विविधता है, जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, तो जैव विविधता के ह्रास के क्या कारण हैं? तो इस जो जैव विविधता के ह्रास हैं, इन कारणों को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो है प्राकृतिक कारण है, और दूसरा ऐसा कारण जो मनुष्य द्वारा जनित है, जिसका कारण मनुष्य है। तो प्राकृतिक कारणों में सबसे पहला हो गया, जैसे देख लेते हैं, फ्लड हो गया, बाढ़। तो बाढ़ वगैरह जब आता है तो उसमें क्या है, पूरे जंगल वगैरह तबाह हो जाते हैं, पूरी वनस्पति तबाह हो जाती है, ग्रासलैंड जो है पूरी। तो उसके चक्कर में क्या है, जैव विविधता का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। सेकेंड नंबर पे हम तो भूकंप क्या है, पृथ्वी में जब अत्यधिक कंपन होती है एक पर्टिकुलर स्पेस पे, तो क्या है, वहाँ की जितनी भी वनस्पतिक हैं और जो उनकी हैबिटेट हैं, आवास हैं वन्य प्राणियों के, इनके नुकसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें बायोडाइवर्सिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एक पर्टिकुलर एरिया की, वो भी चेंज हो जाती हैं। जहाँ पे ये नंबर पे देखते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन। जब भूस्खलन होता है पहाड़ वगैरह में, कहीं पे वो हो गया, आपका स्खलन हो गया, तो जिसमें क्या है, उनका जो हैबिटेट है, आवास है और भोजन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और बायोडाइवर्सिटी में फ़र्क पड़ता है इससे। ये बायोडाइवर्सिटी डिजीज़ वगैरह, मान लीजिए कोई प्राकृतिक रूप से कोई डिजीज़ वगैरह आ गई कहीं से, बिना लाए ही ऐसे कोई हवा के थ्रू आ गई, कुछ और किसी सिस्टम के थ्रू डिजीज़ आ गई, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो है ह्रास हो गया, जिससे क्या है, बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये प्राकृतिक कारक थे, जिसमें क्या है, प्रकृति के द्वारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है किन्हीं किन्हीं कारणों से, किन्हीं प्रकोप से। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारे द्वारा किया गया है, मानव द्वारा, कि भाई हमने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले क्या है, मनुष्य जो है आवासीय जो सिस्टम है बहुत बढ़ता जा रहा है मनुष्यों का, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है, वनों का ह्रास होते जा रहा है। तो वन जो है वो उनकी तो आवास है, वन्य प्राणी जो है उनके तो रहने का स्थल वही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो निवास है वो नष्ट होते जा रहा है, और इसके कारण क्या है, जैव विविधता जो है उसका डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है। सेकेंड नंबर पर देखें तो अवैध शिकार। अवैध शिकार का मामला ऐसा है कि मनुष्य अपनी पर्सनल इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है, और जो व्यापार है, जो एक्सपोर्ट होता है इनका पार्ट्स, बॉडी का पार्ट्स, जैसे भालू के नाखून हो गए, हाथी के दांत हो गए, इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा रेट है। इसके चक्कर में क्या है, लोग शिकार करते हैं और कुछ भोजन की दृष्टि से शिकार करते हैं, तो उसमें भी क्या है, जैव विविधता का बहुत ह्रास होता है। पॉइंट है मानव और वन्य जीव का जो है आपस में दोनों के बीच में संघर्ष। तो मानव की जनसंख्या आपको पता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आवास के लिए कहीं ना कहीं विस्तार होते जा रहा है। जैसे पहले वनों की संख्या, वनों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, अब देखिए आने वाले टाइम पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए। इसलिए वो मनुष्य क्या है, जंगलों की कटाई करके जंगलों की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या है, वन्य जीव के जो आवास हैं उधर अगर आदमी जा रहा है तो दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है कहीं ना कहीं, और उनका जो आवास है वन्य जीवों का वो नष्ट होते जा रहा है, और अभी वहाँ पे क्या है, ह्यूमन चलते जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या है, संघर्ष चल रहा है। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण है। पॉइंट देखेंगे दुर्घटनाएं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, गाड़ी घोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रैफिक जो है वो कारण है, जानवरों की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं रोड के ऊपर। कोई गाय हो गई, रात के समय हिरण हो गए, खरगोश हो गए। रेलवे ट्रैक के आसपास जो है बहुत सारे जानवर जो हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं, ट्रेन से कट जाते हैं। 2012 का एक सर्वेक्षण देखें तो इसमें दार्जिलिंग में एक रेल लाइन के आसपास एक डाटा है, जिसमें प्रति माह 80 हाथियों की मृत्यु बताई गई है ट्रेन के द्वारा। तो देखिए आप कितना बड़ा डाटा है, 80 हाथी प्रति माह मर जाना दार्जिलिंग की रेल लाइन में, एक में ये डाटा है। पॉइंट इसमें देख लेते हैं अज्ञानता। मनुष्य जो है अज्ञान है, और थोड़ा सा धार्मिक भावनाओं में पड़ के जानवरों की बलि वगैरह दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे प्रतिदिन कितने कितने जानवरों की बलि चलाई जाती है देवी देवताओं पे और अन्य धर्म वाली जगहों पे। तो ये भी एक कारण है बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होने का। प्रदूषण भी बायोडाइवर्सिटी में ह्रास होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दिन ब दिन कारखानों से निकलने वाला पानी है जो नदियों में बह रहा है, जिसे पशु पक्षी पीते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके शरीर में जाके कुछ केमिकल्स हैं वो नुकसान करते हैं, और उनकी प्रजातियों का ह्रास हो रहा है। तो ये प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी में ह्रास होने का। अब ये हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी का जो ह्रास है उसके कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको बचाया कैसे जा सकता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसका संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है
इन सीटू संरक्षण, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब होता है, इसको हिंदी में स्वस्थाने बोलते हैं, मतलब जहाँ पे है वो जो उनका नेचुरल हैबिट है, नेचुरल हैबिटेट जो है उनका, वहीं पे उनका कंजर्वेशन करना। और दूसरा एक्स सीटू होता है जहाँ पे वो हैं, उनका निवास स्थान है, उनसे ले जाके किसी अन्यत्र जगह पे उनका कंजर्वेशन करना। तो सबसे पहले हम देख संस्थानिक संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन सबसे पहला देखते हैं। जब कोई जीव है उसको उसका जो स्थान है, निवास स्थान है, उसका हैबिट है, उसी के अंदर ही उसको अगर अपन कंजर्व करते हैं, उसके अंदर ही उसको अगर प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन अब कैसे होगा, तो ये जो आपके राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं, ये सब इसी के अंदर में आते हैं। और आपके प्रोजेक्ट चलते हैं जो समय समय पे, वो सब इसी के अंदर आते हैं। चलिए डिटेल से देखते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवों को उनके आवास में ही संरक्षित किया जाता है, और यहाँ पे जो है वन दोहन की अनुमति होती है थोड़ी, कि बाहर से कोई आवागमन हो सकता है लोगों का, और इसको बोलते हैं अपन अभ्यारण्य। और भारत में बोले तो टोटल अभी 515 अभ्यारण्य हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीव जो हैं, वन्य जीवों के साथ साथ में वनस्पति का भी प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन्य जीव तो हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ वनों का भी संरक्षण किया जाता है, जिसके अंदर आम आदमी के आने जाने की अनुमति नहीं होती, और वनों का दोहन है वो नहीं होता। इसको बोलते हैं अभी तक 99 राष्ट्रीय उद्यान है। रिजर्व एरिया, वायुमंडल संरक्षण क्षेत्र जो है, इसमें क्या होता है, वन्य जीवों का संरक्षण, साथ में मृदा का संरक्षण और वनस्पति का संरक्षण, तीनों एक साथ किया जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, जंगल हो गया एक पूरा, उसमें क्या है आपका फॉरेस्ट एरिया जो है उसका भी संरक्षण हो गया, और सॉइल कंजर्वेशन, कि भाई मृदा का कटाव ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और भारत में इसका जो स्पेयर रिजर्व की जो संख्या है वो 18 है। इसमें क्या है, परियोजना या प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है कि इसी विशेष प्रजाति के लिए एक अभियान चलाया जाता है, एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसमें जो जाति है वो खतरे में होती है, पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर एरिया में चलाया जाता है ये। जैसे हम 1971 में बाघ परियोजना चलाई गई थी, 1975 में मगरमच्छ परियोजना, और 1992 में हाथी परियोजना चलाई गई थी, और 2009 में थामीन परियोजना। इसके अलावा बहुत सारी कंजर्वेशन देखते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या है, जो जीव हैं उनको उनके हैबिटेट से निकाल के उनको कहीं बाहर जाके कंजर्वेशन किया जाता है, कहीं बाहर ले जाके। जैसे चिड़ियाघर इसका एक उदाहरण है, और आपका जीन बैंक हो गया, कलेक्शन हो गया, सीड कलेक्शन हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। इनमें क्या है, जो उनका हैबिट होता है उससे अलग ले जाके इनको कंजर्वेशन किया जाता है, अनुकूल दशाएं देकर उनको, जो अपनी जीवन के लिए जो चाहिए, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन, उनको फूड चाहिए, वो सब देकर उनको कंजर्वेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट का, मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, स्टेट लेवल के हो गए, सेंट्रल लेवल के हो गए, जिसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक होता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी के ज़रूर होते हैं, और वो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते। तो दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।